नमस्कार। चलिए आज राजनीति के शोर से थोड़ा दूर हटते हैं और आंकड़ों की खामोशी में छिपी सच्चाई को सुनते हैं। ये विश्लेषण किसी एक व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है। ये जमीन की कहानी है। ये एक लोकतांत्रिक जनादेश के डीएनए को समझने की एक बहुत ही गंभीर कोशिश है। हम मध्य प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक अध्ययन करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ हार जीत का हिसाब लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हार से जीत तक का रास्ता कैसे तय होता है, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और शासन के सिद्धांतों के आधार पर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पूरा फोकस भारत के दिल मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर है। अब देखिए, ये नक्शे पर सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये लोगों का घर है, उनकी जमीन है। वो लोग जिनकी उम्मीदें, जिनकी परेशानियां और जिनकी आकांक्षाएं हर 5 साल में एक फैसले की शक्लें लेती हैं। असल में राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं लोगों की जिंदगी में आकर खत्म होती है। और 2023 में वो फैसला एक संख्या में आकर सिमट गया, 31,915। ये हार और जीत के बीच का फासला था। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस राजनीतिक और सामाजिक चुनौती का पैमाना है जिसकी हम आज गहराई से जांच करने वाले हैं। समझिए, हर एक वोट एक कहानी कहता है और यहाँ 31,915 कहानियों ने मिलकर एक नतीजा तय कर दिया। तो हम इस सफर पर आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है और इसे हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम 2023 के फैसले को सिर्फ आंकड़ों के नज़र से देखेंगे। फिर हम नरसिंहगढ़ की राजनीतिक मिट्टी को समझेंगे, यानी उसका इतिहास और समाज कैसा है। इसके बाद हार के कारणों की चीर-फाड़ करेंगे और फिर जमीन पर उतरकर लोगों की असली आवाज सुनेंगे। इन सब जानकारियों के आधार पर हम शासन के लिए एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में जीत का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर एक स्पष्ट दिशा देंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, 2023 के चुनाव का फैसला। यहाँ हम किसी भी तरह की अटकलों या भावनाओं को परे रखकर सिर्फ उन ठोस आंकड़ों पर ध्यान देंगे जो इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। भाजपा के उम्मीदवार मोहन शर्मा को 1,13,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कुल वोटों का 56% से भी ज्यादा था। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश भंडारी को 81,000 के करीब वोट मिले, यानी लगभग 40%। तो ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। लगभग 16% का अंतर एक छोटी मोटी जीत नहीं, बल्कि एक बहुत ही साफ और निर्णायक जनादेश था। जो बात इस नतीजे को और भी ज्यादा वजनदार बनाती है वो है मतदाताओं की भागीदारी। 80% से ज्यादा का मतदान। ये क्या बताता है? ये बताता है कि नरसिंहगढ़ के लोग अपने भविष्य को लेकर चुप नहीं हैं, उदासीन नहीं है। ये फैसला लोगों की गैर मौजूदगी में नहीं लिया गया, बल्कि लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपने मुद्दों पर, अपनी उम्मीदों पर एक बहुत ही सोचा समझा और निर्णायक वोट दिया है। ठीक है, तो अब हम नतीजों के क्या से आगे बढ़ते हैं और कहाँ और क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी फसल को समझने के लिए मिट्टी को समझना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह किसी चुनावी नतीजे को समझने के लिए उस इलाके की राजनीतिक मिट्टी, यानी उसके डीएनए को समझना बेहद जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये नरसिंहगढ़ के राजनीतिक मिजाज का आईना है। ये एक स्विंग सीट है। स्विंग सीट मतलब एक ऐसा इलाका जहां वोटरों की वफादारी किसी एक पार्टी के झंडे से नहीं, बल्कि जमीनी काम और प्रदर्शन से बंधी होती है। देखिए, 1993 और 98 में कांग्रेस, तो 2003 और 2008 में भाजपा, 2013 में कांग्रेस की वापसी हुई और फिर 2018 और 2023 में भाजपा ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। ये उतार चढ़ाव एक सीधा संदेश देता है, यहाँ जीत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसे हर 5 साल में कमाना पड़ता है। अब यहाँ की सामाजिक बनावट को देखिए, जो राजगढ़ जिले के आंकड़ों पर आधारित है। लगभग 80% हिंदू, 19% मुस्लिम आबादी, अनुसूचित जाति करीब 16% और अनुसूचित जनजाति 3% से कुछ ज्यादा। यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि कोई भी एक समुदाय, जाति या धर्म इतना बड़ा नहीं है कि वो अकेले चुनाव का नतीजा तय कर दे। इसका मतलब साफ है, किसी भी उम्मीदवार के लिए एक व्यापक अपील, यानी सबका साथ की भावना सिर्फ एक नारा नहीं हो सकती। ये जीत की सबसे बड़ी मजबूरी और जरूरत है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, हार की चीर-फाड़। ये एक तरह की डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है, किसी पर दोष मढ़ने की कोशिश नहीं। हमारा मकसद सिस्टम को समझना है, उन वजहों को जानना है जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया, ताकि भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके।
ये स्लाइड एक दशक की पूरी कहानी सिर्फ 2 आंकड़ों में बता देती है। 2013 में यही कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश भंडारी लगभग 55% वोट शेयर के साथ एक शानदार जीत हासिल करते हैं और 10 साल बाद 2023 में उनका वोट शेयर घटकर सिर्फ 40% पर आ जाता है। ये करीब करीब 15% की भारी गिरावट है। ये गिरावट एक रात में नहीं हुई, ये विश्वास का एक दशक लंबा क्षरण है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, इस गिरावट के पीछे की वजह क्या थी? चलिए उम्मीदवार की स्थिति को समझने के लिए एक स्वॉट विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनकी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे। ताकत के तौर पर वो पूर्व विधायक हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं और उनकी अपनी फंडिंग क्षमता भी अच्छी है। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं। सिर्फ एक कार्यकाल के बाद ही सत्ता से बाहर हो जाना, 3 लंबित आपराधिक मामले और डिजिटल दुनिया में एक सीमित मौजूदगी। बाहर अवसर भी हैं, जैसे स्थानीय विकास की अधूरी जरूरतें, पर खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे एक मजबूत मोदी प्लस शिवराज लहर और भाजपा की बेहतर डेटा विश्लेषण क्षमता। लेकिन जब हम मीट्रिक्स और मशीनरी का विश्लेषण करते हैं तो एक पल रुककर ये याद रखना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में कौन है, और वो है नागरिक। लोकतंत्र में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर नागरिक की गरिमा सबसे ऊपर है। मतदाताओं के फैसलों को समझने के लिए उन्हें बिना किसी जजमेंट के सुनना जरूरी है और उनके जनादेश का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी सामूहिक आवाज है। तो चलिए अब अपना ध्यान राजनीतिक किरदारों से हटाकर असली मालिकों यानी मतदाताओं पर लाते हैं। वो कौन से रोजमर्रा के मुद्दे हैं, वो कौन सी अधूरी जरूरतें हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। अब हम जमीन की आवाज सुनेंगे। ये कोई रिपोर्ट के पॉइंट्स नहीं है, ये नरसिंहगढ़ के लोगों की रोज की जिंदगी है। अनियमित बिजली सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक बच्चे की पढ़ाई और एक किसान के पंप पर सीधा असर डालती है। गर्मियों में पानी की कमी सिर्फ एक समस्या नहीं, ये जीवन की गरिमा से जुड़ा सवाल है। खराब सड़कें, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी, किसानों की परेशानी और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ठीक से न पहुंचना, यही राजनीति की असली जमीन है। और यहीं पर एक अच्छी रणनीति का जादू काम करता है। ये सिर्फ समस्याओं को गिनाने के बारे में नहीं है, ये एक स्थानीय शिकायत को, जैसे कि एक टूरिस्ट सर्किट की मांग, विकास के एक ठोस, सकारात्मक और कार्यवाही करने लायक वादे में बदलने के बारे में है। ये हुनर है समस्या से समाधान की तरफ एक विजन देने का। तो हमने समस्या को समझ लिया, अब समाधान की बात करते हैं। अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक्शन की बात करेंगे। विश्वास को दोबारा बनाने और चुनावी जनादेश को वापस पाने के लिए एक व्यवस्थित शासन केंद्रित रोडमैप क्या हो सकता है? याद रखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये शासन करने का अधिकार फिर से हासिल करने के बारे में है। तो ये है वापसी का रास्ता 6 बड़े कदमों में। पहला, सबसे जरूरी, शिकायतों का समाधान करें। पानी, बिजली, सड़कों के लिए एक टाइमलाइन के साथ पब्लिक प्लान बनाएं। दूसरा, सीधे संवाद से लोगों का भरोसा फिर से बनाएं। तीसरा, उम्मीदवार की छवि को सिर्फ एक पूर्व नेता नहीं बल्कि भविष्य की सोच वाले एक अनुभवी लीडर के तौर पर पेश करें। चौथा, बूथ स्तर पर अपनी रणनीति को मजबूत करें। पांचवां, डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहुंच को मॉडर्न बनाएं। और छठा, चुनाव का फोकस राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर नरसिंहगढ़ की अपनी जरूरतों पर लाएं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, आज के जमाने की ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो विश्वास के उन पुराने सिद्धांतों के साथ कैसे जुड़ सकती है जो हमेशा से राजनीति की नींव रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है, टेक्नोलॉजी संदेश नहीं है, विश्वास संदेश है। टेक्नोलॉजी तो उस विश्वास को लोगों तक पहुंचाने का एक नया और ताकतवर जरिया भर है। और जब हम इन नए डिजिटल औजारों का इस्तेमाल करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी साथ आती है। मतदाता की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान करना भारत के कानूनी ढांचे के तहत सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि ये विश्वास कमाने का एक बुनियादी काम है। हर डिजिटल बातचीत, हर मैसेज सहमति और एक साफ मकसद के साथ होना चाहिए। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? जीत कोई संयोग नहीं है, ये जमीनी काम, डेटा का सही विश्लेषण और शासन के प्रति एक सच्ची लगन के अनुशासित मेल का नतीजा होती है। ये रणनीति, विश्वास और टेक्नोलॉजी को एक साथ एक ही दिशा में लाने की कला है। और अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जीत के लिए विश्वास कमाना पड़ता है, शोर किराए पर नहीं लिया जा सकता। जमीन से जुड़ाव, असलियत और सच्ची सेवा चुनावी मौसम के दिखावे से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है।
आखिर में जीत का रास्ता हमेशा लोगों के बीच से होकर ही गुजरता है। ये तस्वीर सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यही आखिरी मंजिल है, जहां डेटा और रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रहते, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ते हैं और एक भरोसेमंद, असली रिश्ता बनाते हैं। यह ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज का एक विश्लेषण था। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।